ये कहानी शुरू होती है शिवचरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वो अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी पैदावार होती उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। शिवचरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन बैलों की मृत्यु हो गई। शिवचरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास बैलों की तीन तीन जोड़ी थी, किंतु किसी ने भी शिवचरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने शिवचरण को खरी खोटी सुनाकर और ये कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहां थी। भला वो उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे शिवचरण ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं गई और वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर शिवचरण खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बेटिया, तुम ये कैसी बातें करती हो? यहां पर खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूं? पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी माने तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने दरबार में आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वो कहने लगा, बेटी, तुम ठीक कहती हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शिवचरण तैयार हुआ और वो राज दरबार के लिए निकल गया। जब वो राज दरबार में महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं दीनपुर गांव का रहने वाला किसान शिवचरण हूं। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। महाराज ने कहा, शिवचरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूं। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर शिवचरण सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूं। मैं केवल खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूं, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास सहायता मांगने आया हूं। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है शिवचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वो उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 1,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएंगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी मां ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगह से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट लिया, जिसके कारण वो मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त किया
जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर शिवचरण को सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद शिवचरण वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे दो लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वो तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वो तीसरा लड़का जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही दूल्हा बनना चाहिए, वही उसका पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। शिवचरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज ये उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और वो शिवचरण और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली शिवचरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर शिवचरण जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने शिवचरण को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, शिवचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान शिवचरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहां कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहां आप राजा भोज और कहां मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, शिवचरण, माना कि मैं एक राजा हूं और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर शिवचरण हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात शिवचरण को बताते हुए कहा, शिवचरण, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मनचला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी काम में। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने तो अवश्य ही वो भी सुधर जाएगा। शिवचरण, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। शिवचरण के तो मानो जैसे भाग ही जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वो खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब ये खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बेटी की अकलमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मनी मन वो बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वो ये विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वो टाल नहीं सकता था, किंतु मनी मन में उसने शिवचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम राधिका था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टल नहीं सकता, किंतु वो राधिका की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ शिवचरण को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने राधिका को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने को मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन राधिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वो मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसीलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर शिवचरण भी ये समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन राधिका की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर यह खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में कुआं खुदवा रहा है। जब राधिका को यह खबर मिली तो वो समझ गई
कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा दी जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर राधिका के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ राधिका को थी, राजकुमार सूरजभान को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात ही राधिका और सूरजभान की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूरजभान, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूं। इसके लिए मैं ये महल छोड़कर वन में कुटिया बनाकर रहना चाहता हूं। इसीलिए कल तुम्हारा राज तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूं। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन राधिका को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं, तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर राधिका कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूं। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर राधिका अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा, उसी के घर के सामने राधिका ने एक मकान किराए पर लिया और वो एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकलता और उस फूल वाली को देखता, ऐसे ही वो उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया और उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। तुम ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। ये कहकर सूरजभान वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ राधिका भी एक बंद बग्गी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के समेत कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान ने हैरान होकर कहा, वो किस लिए? महाराज, वो कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था। वो कहने लगा कि कुएं में तो वो सिर्फ राधिका को ही छोड़कर गया था, तो फिर ये बाकी के दोनों प्राणी कौन हैं और कहां से आ गए? उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इस कुलच्छणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर राधिका को आदेश दिया कि वो बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर राधिका के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे ही अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में राधिका से पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? राधिका ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हाँ हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। ये कहते हुए राधिका ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाली को दी थी,
और फिर राधिका ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वो सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने राधिका की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और अपने गले से लगा लिया। वो कहने लगा, सच राधिका, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वो बिल्कुल सच ही था और मैं आभारी हूं कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और राधिका के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था परमा। परमा के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। परमा एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो परमा इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु परमा के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। परमा के मामा उसे किताबें लाकर देते। इसके अलावा भी वो समय समय पर परमा की मदद करते रहते थे और परमा भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वो कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे नहीं हटता। वो हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। परमा में एक अजीब आदत थी। वो दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वो अपने देश का राजा बन गया है। ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि राजा बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा राजा से भी ज्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने राजा बनने का अपना सपना अपनी मां को सुनाया तो मां ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते? मां की बात सुनकर परमा बोला, मां, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में फर्क ही क्या है? वो भी मेरी तरह ही एक इंसान है। मां ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन मां की बात का परमा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी राजा बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में न सिर्फ मां को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी चार लोग इकट्ठे होते, वो परमा के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने फौरन परमा को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही परमा को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा पहले तो गरीब परमा को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। परमा ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि राजा बनना बड़ा ही मुश्किल काम है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। परमा ने कहा, महाराज, मैं ये सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन राजा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। परमा की ये बातें सुनकर राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, परमा, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। अगर तुम इस देश के राजा बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा।
बोलो तैयार हो। राजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब परमा ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी राजा साहब, मैं तैयार हूं। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो परमा, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे, और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये चारों शर्तें पूरी कर दो तो तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। राजा की बात सुनकर परमा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। परमा की हिम्मत देखकर राजा के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। राजा ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है, और उसके अंदर एक डिब्बा और है। ये तीसरा डब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक मीठा शरबत है, दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी राजकुमारी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है, और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वो ये कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उतना ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब राजा ने अपनी बात पूरी की तो परमा ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वो डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिनमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली शक्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि राजकुमारी ने एक चांदी के थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है, और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। महाराज, ये इस बात का संदेश है कि राजकुमारी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वो अपना घर बसाना चाहती हैं। मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। परमा के जवाब सुनकर राजा हैरानी के कारण कुछ भी न बोल सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और राजा भी परमा की अक्लमंदी का लोहा मान गए। राजा ने कहा, परमा, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सचमुच ही तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब परमा ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। राजा कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। परमा वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी मां को कह सुनाया। मां ने पहले तो परमा को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी राजा बनने की इच्छा को छोड़ दो। परमा ने कहा, ऐसा मत कहो मां,
इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए परमा घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वो अपने मामा से सलाह ले सके कि वो कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर परमा के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। परमा ने कहा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वो तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि राजा बनते ही तुम उन सबकी मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। परमा ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वो खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगाकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ राजा को इस बात का पक्का विश्वास था कि परमा इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और परमा एक गरीब लड़का था। राजा ने सोचा कि परमा यह काम नहीं कर पाएगा और राजा बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और परमा राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर में पानी की समस्या को हल कर देगा, इसलिए वादा पूरा करने की बारी राजा की है। उसकी बात सुनकर राजा दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर राजा कहने लगा कि तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर ये कमाल कैसे हुआ? परमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो तमाम काम आसान हो जाता है। अब राजा को यह एहसास हुआ कि परमा उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने परमा को कम समझने की भूल की थी। अब राजा सोचने लगा कि किस तरह परमा से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें राजा ने परमा के सामने रखी थी वो सब परमा ने पूरी कर दी। अब राजा मन ही मन में परमा से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो परमा को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, परमा, बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को राजा बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें राजा बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। परमा अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही परमा भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने परमा को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में राजा के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब परमा ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए परमा के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। परमा को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा, होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे राजा यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। परमा को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबसे नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर राजा के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है कि राजा ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि राजा कुछ करता, परमा फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी इच्छा है कि आज इस दावत में राजा साहब अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें। उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएं। ये एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग परमा की इस बात पर तारीफ करने लगे और राजा से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। राजा अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि परमा की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है।
वो अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान परमा से करने का ऐलान करता हूं और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूं। मेरे बाद इस देश का राजा यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद परमा की शादी राजकुमारी के साथ कर दी गई और वो एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह परमा अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से एक नए देश का राजा बन गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।